नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल शारदा क्लासेस फॉर यूपी बोर्ड पर। आज के वीडियो में हम यूपी टेट 2026 के आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से यूपी टेट 2013 में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और यूपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, समीकरण 2 की घात x प्लस 5 बराबर 2 की घात x प्लस 3 प्लस 12 में x का मान है। तो देखिए यहाँ जो समीकरण दिया गया है वह दिया गया है 2 की घात x प्लस 5 बराबर 2 की घात x प्लस 3 प्लस 12। ठीक है, तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो हमें कोशिश यह करना है कि इनके आधार को बराबर करना है और एक पद के रूप में इसे बदलना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि 2 की घात x प्लस 3 को बराबर की इधर लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा 2 की घात x प्लस 5 माइनस 2 की घात x प्लस 3 बराबर 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ यह 2 की घात x प्लस 5 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात x गुना 2 की घात 5। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यदि आधार बराबर हो और घात गुना के रूप में हो, आधार बराबर हो, उनके बीच में गुना का चिन्ह हो, तो जो घात होते हैं वो जुड़ जाते हैं। तो इसे हम a टू द पावर m प्लस n के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो इसे इसी रूप में लिखा गया है, तो हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं। तो इसे लिखेंगे या 2 के घात x गुना 2 के घात 5 माइनस 2 का घात x गुना 2 का घात 3 बराबर 12। ठीक है, अब इसमें से 2 के घात x दोनों पदों में है, तो इसे हम कॉमन कर लेंगे। 2 के घात x को कॉमन करेंगे और 2 का घात जो 5 होगा उसका मान हो जाएगा 32 माइनस 2 का घात 3 का मान हो जाएगा 8 बराबर 12। ठीक है, या 2 के घात 32 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये 24 प्राप्त होगा, तो गुना 24 बराबर 12। ठीक है, अब इसे लिख सकते हैं 2 की घात x बराबर 12 बटा 24 या 2 की घात x बराबर 1 बटा 2। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमें इसके आधार को बराबर करना होगा। तो जब 1 बटा a होता है तो हम इसे a टू द पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ 2 की घात x बराबर 2 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर माइनस 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ आधार बराबर हो गया, दोनों आधार आपस में कट जाएंगे और x बराबर जो हमें प्राप्त होगा वह माइनस 1 होगा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि व्यंजक x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर को x प्लस a से भाग दिया जाए तो 4 शेष बचता है, तो a का मान है। तो देखिए यहाँ जो व्यंजक दिया गया है वह दिया गया x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर। अब इसे x प्लस a से भाग दिया जा रहा है, मतलब कि यदि x प्लस a बराबर 0 हो तो x का मान जो होगा वह माइनस a होगा। अब यहाँ व्यंजक में जहां जहां x है वहां वहां माइनस a रखेंगे, तो x स्क्वायर है तो इसे हम लिखेंगे माइनस a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू x की जगह पे हमें माइनस a रखना है प्लस a स्क्वायर। अब भाग देने पर शेषफल 4 बचता है, तो बराबर 4। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यह होगा a स्क्वायर, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर 4। ठीक है, तो देखिए यहाँ a स्क्वायर 2a स्क्वायर और a स्क्वायर से जोड़ेंगे तो यह 4a स्क्वायर होगा बराबर 4, या a स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा और a स्क्वायर बराबर 1 होगा। अब देखिए स्क्वायर बराबर किधर जाएगा तो वह रूट में होगा, तो रूट यहाँ प्लस माइनस 1 लिखेंगे और a का जो मान प्राप्त होगा वह प्लस माइनस 1 होगा। ठीक है, और विकल्प नंबर बी हमारा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस 10 माइनस 50 का मान है। तो देखिए अगर हम देखें तो यहाँ 1 से लेकर 10 तक की जो संख्याएं हैं वह लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 बटा 2। अब यहाँ n जो है वह अंतिम पद होता है, तो अंतिम संख्या जो है वह 10 है, तो यह हमारा n बराबर 10 होगा। अब 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का अगर हम योग ज्ञात करें तो ये होगा 10 गुना
10 प्लस 1 11, 11/2, तो 2 से भाग करेंगे 10 में 5 बार में, और 11 पचे 55, तो 1 से लेके 10 तक का योग जो हमें प्राप्त हुआ वह 55 प्राप्त हुआ। ठीक है, और माइनस 50, तो यहाँ जो हमारा आंसर होगा वह होगा 5, विकल्प नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि प्रेक्षणों x, x+3, x+5, x+7, x+10 का माध्य 9 है, तब अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य है। तो देखिए, माध्य जो होता है वह संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या होता है। माध्य बराबर संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। तो यहाँ जो संख्याएं हैं वह है x प्लस x+3 प्लस x+5 प्लस x+7 प्लस x+10, ठीक है, बटा संख्याओं की जो संख्या है वह 5 है। अब इसका जो माध्य है वह 9 है, तो यह 9 पचे 45 हो जाएगा, इनका जो योग होगा 45, और इसे जोड़ेंगे तो यह 5x, x 1 2 3 4 5 बार आया तो 5x प्लस 25 होगा। ठीक है, या 45 माइनस 25 बराबर 5x। ठीक है, या 45 में से 25 को माइनस करेंगे तो यह 20 बराबर 5x, या x बराबर 20/5, 5 से भाग करेंगे 4 बार में, तो x का जो मान हुआ वह 4 हुआ। अब प्रश्न में दिया गया है कि अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य है, तो अंतिम 3 जो संख्याएं हैं वह है x+5, तो यह हो गया 9, प्लस x+7, तो 7 4 11, प्लस x+10, तो 10 4 14। अब 3 संख्याएं तो 3 से भाग करेंगे, 9 और 11 हो गया 20, 20 10 30 4 34, 34/3, तो ये हो जाएगा 11 3 33, 33 1 34/3। ठीक है, और विकल्प नंबर सी हमारा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर द्विभाजित करते हैं तो यह है। तो देखिए, जब भी कोई चतुर्भुज वर्ग होगा या समचतुर्भुज होगा तो इसके जो विकर्ण होंगे वह एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमें विकल्प में समचतुर्भुज दिया गया है, तो हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, x प्लस 1/x बराबर 5 के लिए x² प्लस 1/x² का मान है। तो देखिए, जब भी x प्लस 1/x बराबर कुछ भी मान दिया गया हो, मान लिया कि a दिया गया है, ठीक है, और x² प्लस 1/x² का मान पूछा जाए तो हम क्या करेंगे कि इसके लिए एक सूत्र होता है। अब वह सूत्र क्या होता है, तो हम इसे a² माइनस 2 करेंगे। ठीक है, यहाँ पास जो मान दिया गया रहेगा हम उसका स्क्वायर करेंगे और उसमें से 2 को घटा लेंगे। तो यहाँ पास अगर 5 दिया गया है तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, 5 पचे 25 माइनस 2, और हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा 23 के रूप में। ठीक है, और विकल्प नंबर सी हमारा आंसर सही होगा। यदि x माइनस 1/x दिया हो और x² प्लस 1/x² का मान पूछा जाए तो उत्तर क्या होगा। तो देखिए, यहाँ a है तो हम यहाँ a² करेंगे और इसमें 2 जोड़ेंगे। ठीक है, और हमें हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ a² माइनस 2 और यहाँ a² प्लस 2 क्यों करते हैं तो उसे हम देख लेते हैं। यहाँ दिया गया है x प्लस 1/x बराबर 5, ठीक है, और x² का मान पूछा गया है। तो यह x² में कब होगा, जब हम इसका वर्ग करेंगे, तो हम यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो यहाँ हम दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो यह हमें a प्लस b के होल स्क्वायर के सूत्र में प्राप्त होगा। तो इसका सूत्र होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो यहाँ हम इसे लिखेंगे x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x बराबर 25। ठीक है, अब देखिए x से x कट जाएगा और यहाँ हमें 2 बचेगा। अब 2 प्लस के उधर जाएगा तो वह माइनस हो जाएगा, तो यह x² प्लस 1/x² बराबर 25 माइनस 2 बराबर 23 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि x प्लस 1/x का मान दिया गया हो और x² प्लस 1/x² का मान पूछे तो हम
किस सूत्र का प्रयोग करेंगे और क्यों प्रयोग करेंगे। अब हम माइनस वाला का देख लेते हैं। यदि x माइनस 1/x बराबर 5 दिया हो, ठीक है, और पूछा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का ही मान, तो हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। जब वर्ग करेंगे तो यह एक्स स्क्वायर, अब देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर का जो सूत्र होता है वह होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो देखिए यहाँ कोई बदलाव नहीं है, इसलिए जो पूछा जाएगा उसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा, सिर्फ बदलाव होगा तो यहाँ प्लस और माइनस का, ठीक है। तो अब जब हम इसे विस्तार रूप में लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x बराबर 25 लिखेंगे। अब देखिए x से x कट गया और -2 जब बराबर के उधर जाएगा तो वह +2 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का जो मान हो जाएगा वो 25 और 2 27, 25 प्लस 2 27 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया कि जब यहाँ प्लस दिया गया हो तो हमें क्या करना है, 2 माइनस करना है, और जब यहाँ माइनस दिया गया हो तो हमें 2 प्लस करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/5 भाग ट्रेन से, 1/3 बस द्वारा, 1/4 कार द्वारा तथा शेष 3 किलोमीटर की दूरी पैदल चला, तो उसकी कुल यात्रा की दूरी क्या है। तो देखिए कुल दूरी अगर हम x मानते हैं तो x का 2/5 भाग वह ट्रेन से जाता है, तो x का 2/5 भाग वह ट्रेन से जाता है, 1/3 वह बस से जाता है, तो x का 1/3 वह बस से जाता है, 1/4 वह कार से जाता है, x का 1/4 वह कार से जाता है, और शेष 3 किलोमीटर पैदल चलता है, शेष दूरी जो है वह 3 किलोमीटर पैदल चलता है। यह हो गई इसकी कुल दूरी। तो अगर हमने कुल दूरी को x माना था तो इसका मान जो होगा वह x होगा, और हम इसे जोड़ लेंगे, ठीक है। तब देखिए यह 2x/5 प्लस x/3 प्लस x/4 प्लस 3 बराबर x प्राप्त हुआ, ठीक है। अब हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो 3 और 4 का होगा 12 और 12 पंचे 60, एलसीएम हो जाएगा 60, 5 से भाग करेंगे 12 बार में, 12 दूनी 24x, 24x प्लस 3 से भाग करेंगे 20 बार में 20x, प्लस 4 से भाग करेंगे 15 बार में, तो ये हो जाएगा 15x प्लस 6 18 180 बराबर x। अब यह जो हर में 60 है बराबर के उधर जाएगा तो 60 में गुना हो जाएगा, और ये होगा 60x बराबर, अब इसे जोड़ेंगे तो यह 5 4 9 2 2 4 1 5 59x प्लस 180 प्राप्त होगा। यह बराबर किधर आएगा तो 60x माइनस 59x बराबर 180, तो x बराबर 180 प्राप्त हुआ, ठीक है। और हमने कुल दूरी को x किलोमीटर माना था, तो यहाँ जो हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर सी 180 किलोमीटर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कार्तीय तल में बिंदु -2 -3 किस पाद में स्थित है। तो देखिए जब कार्तीय तल में पूछा जाएगा तो इसका जो चित्र बनता है वो कुछ इस प्रकार बनता है, ठीक है। यह हमारा हो जाएगा x एक्सिस और ये होगा y, ठीक है। अब देखिए संख्या रेखा में यह इस तरफ जो होता है वह धनात्मक संख्या होती है, तो ये होगा 1 2 3 4, ठीक है। और इस तरफ जो होगा वह माइनस में होगा, -1 -2 -3 -4, ठीक है। इसी प्रकार y एक्सिस पे इस तरफ प्लस होगा 1 2 3 4, और नीचे की तरफ माइनस होगा -1 -2 -3 -4। अब पूछा गया है कि -2 और -3 किस पाद में होगा। तो देखिए -2 जो होगा वह यह x का मान है और यह y का मान है, तो x पे अगर देखा जाए तो -2 यहाँ है, और y एक्सिस पे देखा जाए तो -3 यहाँ है, तो वह यहाँ पास पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें देखा जाए तो x भी प्लस है और y भी प्लस है, तो यह प्लस प्लस होगा, ठीक है। अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ x माइनस है और y प्लस है, तो यह माइनस प्लस होगा, ठीक है। x को पहले और y को बाद में लिखा जाता है। इस पक्ष में देखा जाए, इस चतुर्थांश में देखा जाए तो दोनों माइनस में है, x भी माइनस में है और y भी माइनस में है, तो यह माइनस माइनस होगा। और यह जो चतुर्थांश होगा इसमें x प्लस में और y माइनस में होगा, तो यह प्लस माइनस होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ अगर हम देखें तो जो हमें मान दिया गया है वह -2 और -3 है, मतलब दोनों ही ऋणात्मक हैं,
तो दोनों ऋणात्मक जो है वह इस वाले चतुर्थांश में है। तो इस चतुर्थांश को प्रथम, इसे द्वितीय, इसे तृतीय और इसे चतुर्थ चतुर्थांश कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारा आंसर जो है वह तृतीय चतुर्थांश है और विकल्प नंबर सी हमारा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि एक संख्या से 1/2 घटाया जाता है और तत्पश्चात 1/2 से गुना किया जाता है, संख्या 1/8 में बदल जाती है, वह संख्या है। अब देखिए, एक संख्या से 1/2 घटाया जाता है, तो सबसे पहले हम संख्या को x मानेंगे, तो संख्या में से 1/2 घटाया जाता है और तत्पश्चात 1/2 से गुना किया जाता है, तो इसमें फिर 1/2 से गुना किया जाता है, तो वह संख्या 1/8 में बदल जाती है। तो संख्या का जो मान है वह 1/8 है। अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो यह गुना है, बराबर के उधर जाएगा तो भाग होगा और हर में 2 है तो अंश में जाकर गुना हो जाएगा। तो x माइनस 1/2 का जो मान होगा वह होगा 1/8 गुना 2, 2 से भाग करेंगे 8 में 4 बार में, और यह माइनस 1/2 बराबर किधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो x बराबर 1/4 जो कि यहाँ है और माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा 1/2। अब इसे जोड़ेंगे तो यह एलसीएम होगा 4 और 1 प्लस 2, तो आंसर होगा x बराबर 3/4। ठीक है, अब देखें तो हमारा विकल्प नंबर ए आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 9 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है, वह संख्या है। अब देखिए, दिया गया है कि 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 9 है, तो हम यहाँ जो दोनों अंक मानेंगे, तो इकाई को मान लिया हमने x माना और y को दहाई माना, तो जो संख्या बनेगा, संख्या में हम y में 10 से गुना करेंगे तो 10y प्लस x। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि इकाई का स्थानीय मान 1 है, तो x में 1 का गुना करेंगे तो 1 होगा, x होगा, और दहाई का स्थानीय मान होता है 10, तो 10 से y में गुना करेंगे तो 10y होगा। अब जब अंकों का क्रम बदला जाएगा तो जो नई संख्या प्राप्त होगी उसमें दहाई के स्थान पर x होगा, तो हम उसमें 10 से गुना करेंगे, और इकाई के स्थान पर y होगा तो इसमें 1 से गुना करेंगे। अब क्वेश्चन में दिया गया है दोनों अंकों का योग 9 है, मतलब x प्लस y का जो मान दिया गया है वह 9 दिया गया है, और दिया गया है कि यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए, तो संख्या है 10y प्लस x में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है, तो संख्या जो हमें प्राप्त होती है वह 10x प्लस y के रूप में प्राप्त होती है। अब अगर हम इसमें इसे सारे चर राशि को एक तरफ करें तो 27 बराबर 10x प्लस y माइनस 10y प्लस x माइनस x होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों प्लस में, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 9y 27। ठीक है, 9 कॉमन करेंगे तो x माइनस y बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ से हमने 9 कॉमन किया और 27 में से 9 कॉमन किया तो x माइनस y का मान जो प्राप्त हुआ वह 3 प्राप्त हुआ। अब देखिए, यहाँ x प्लस y का मान 9 है और x माइनस y का मान 3 है, तो ये समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों में y का मान बराबर है, चिन्ह विपरीत है, तो जोड़ने पर ये घट जाएंगे और 2x बराबर 12 होगा, तो x का मान जो होगा वह 6 होगा। तो यहाँ से हमें इकाई का अंक जो प्राप्त हुआ वह 6 है और दहाई का अंक x प्लस y बराबर 9 है, तो y का मान हो जाएगा 3। ठीक है, और जो संख्या हमें प्राप्त होगा वह 36 होगा। तो हम देखें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर सही है। देखिए, जब एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आए तो इतना सॉल्व करने की अपेक्षा यह है कि हम ऑप्शन से उसे चेक करें कि क्या ऑप्शन इस पर फिट बैठ रहा है। जैसे दोनों अंकों का योग 9 है, तो देखा जाए तो सभी ऑप्शन में दोनों अंकों का योग 9 है। अब दिया गया है यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है। अगर हम 54 में 27 जोड़ेंगे, इसका क्रम उल्टा किया जाए तो 45 हो रहा है। ठीक है, तो देखिए दोनों का अंतर जो है वह 9 का अंतर है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, 27 अधिक नहीं है। इसके अंकों का क्रम बदला जाए तो यह होगा 72, तो 27 में 27 जोड़ेंगे तो यह हो रहा है 27 दूनी 54, यह हमारा आंसर नहीं है। 63 में यदि अंकों का योग पलटा जाए तो यह होगा 36। अब बताइए 63 में अगर हम 27 जोड़ेंगे तो वो 36 तो प्राप्त होगा ही नहीं, तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन बचता है 36, तो 36 में अगर हम 27 जोड़ते हैं
तो 6 7 13 के 3 हासिल 1, 3 2 5 1 6। तो देखिए 63 हमें आसानी से प्राप्त हो रहा है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने की अपेक्षा आप ऑप्शन से अगर इसे हल करें तो ये ज्यादा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है। परिवार का सबसे छोटा सदस्य 10 वर्ष का है। जब वह छोटा सदस्य पैदा हुआ तब परिवार की औसत आयु क्या थी? तो देखिए यहाँ 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 20 वर्ष दिया गया है। तो यहाँ जो परिवार में सदस्य हैं वो है 5, तो सदस्य बराबर 5 और औसत आयु बराबर 20 वर्ष। तो जो कुल आयु होगा, तो कुल आयु ज्ञात करने के लिए हम औसत आयु और सदस्यों का गुना करेंगे। तो लिखेंगे कुल आयु बराबर 5 गुना 20 बराबर 100 वर्ष। ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे दिया गया है कि परिवार का सबसे छोटा सदस्य 10 वर्ष का है। जब वह छोटा सदस्य पैदा हुआ तो परिवार की औसत आयु क्या थी? अब जब वह पैदा हुआ मतलब कि उससे पहले परिवार में कितने सदस्य होंगे? तो हम छोटे सदस्य को अगर माइनस करें तो सदस्यों की संख्या हो जाएगा 4 और हम कुल आयु ज्ञात करें तो 10 वर्ष पहले, अभी उसकी जो आयु है वह 10 वर्ष है, तो 10 वर्ष पहले परिवार की कुल आयु क्या होगी? तो अभी वर्तमान में 100 वर्ष है, जिसमें से 5 सदस्यों का 10 वर्ष के हिसाब से कम करना है। तो 5 गुना 10 हम कम करेंगे। ठीक है। प्रत्येक में से 10-10 वर्ष कम करेंगे, तो 5 सदस्य हैं तो 50 वर्ष कम करेंगे, तो ये होगा 100 माइनस 50। ठीक है। तो 50 वर्ष प्राप्त होगा कुल आयु। अब इसका हमें औसत पूछा गया है तो हम औसत ज्ञात करेंगे। तो औसत निकालने के लिए हम कुल आयु में सदस्यों की संख्या से भाग करेंगे, तो यह हो जाएगा 12.5 वर्ष। ठीक है। और 12.5 वर्ष का मतलब हो गया 12 वर्ष 6 माह। ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, दो भाइयों की आयु का योग तथा अंतर दोनों ही ऋण संख्याएं हैं। यदि बड़े की उम्र 23 वर्ष हो तो छोटे की उम्र हो सकती है। अब देखिए यहाँ दिया गया है कि दो भाइयों की आयु का योग तथा अंतर दोनों ही ऋण संख्याएं हैं। तो देखिए ऋण संख्याओं को अभाज्य संख्या भी कहा जाता है और अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसमें सिर्फ एक और स्वयं से भाग लगता है। यदि एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भाग लगता है तो हम उसे भाज्य संख्या कहते हैं और भाज्य संख्या को यौगिक संख्या के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ दिया गया कि यदि बड़े की उम्र 23 वर्ष है, मतलब 23 में हमें एक संख्या जोड़ना है और उसे ही घटाना है, तो जो हमें योगफल और अंतर प्राप्त होगा वह दोनों ही अभाज्य संख्या होना चाहिए। ठीक है। तो अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन को हमें प्रत्येक ऑप्शन को बारी बारी से चेक करके देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत। तो उम्र है 23 वर्ष, बड़े भाई की उम्र है 23 वर्ष, इसमें हमें जोड़ना भी है और घटाना भी है। तो अगर हम देखें तो यहाँ 2 है, तो 2 और 3 अगर जुड़ेगा, जैसे 23 में 12 को जोड़ेंगे तो ये होगा 35। 35 में इकाई का अंक 5 है तो यह 5 से भाग लगेगा, तो यह एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो यह हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम 23 में 21 को जोड़ते हैं तो देखिए यहाँ इकाई का अंक प्राप्त हो रहा है 4, मतलब यह एक सम संख्या होगा, तो यह भी एक अभाज्य संख्या नहीं होगा, तो मतलब ऋण नहीं है, तो यह भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे 8 और 18। तो 23 में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो यह हमें 31 प्राप्त हो रहा है, यह एक अभाज्य संख्या है। ठीक है। लेकिन 23 में अगर हम 8 को घटाते हैं तो हमें जो अंतर प्राप्त हो रहा है वह 15 प्राप्त हो रहा है। 15 में 3 और 5 से भाग लगेगा, तो यह एक भाज्य संख्या है, इसलिए यह हमारा ऑप्शन सही नहीं है। अब हमारे पास एक ही विकल्प बच रहा है जो कि 18 है। ठीक है। और यही हमारा सही होगा। अब इसे देख लेते हैं। तो 23 में से अगर हम 18 को माइनस करेंगे तो 5 प्राप्त होगा, और 23 में अगर हम 18 को जोड़ते हैं तो यह हमें 8 3 11 के 1 हासिल 1 2 1 3 1 4 41 प्राप्त होगा। और यह दोनों ही संख्याएं भाज्य अभाज्य संख्याएं या ऋण संख्याएं हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, काजोल 1 घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है। वह किताब को 2.1/5 घंटे पढ़ती है। इस किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचता है? तो देखिए वह 1 घंटे में
1/3 भाग पढ़ती है, ठीक है। और दिया गया है कि 2.5 घंटे 2.1/5 घंटे वो पढ़ती है, तो 2.1/5 घंटे में वह कितना पढ़ेगी। अगर इसे देखा जाए तो यहाँ इससे यह ज्यादा है, 1 घंटे से 2 घंटे ज्यादा है, तो ज्यादा के लिए हमें गुना करना पड़ेगा एक एक नियम के अनुसार। तो 1/3 में हम गुना करेंगे 2.1/5 से, तो यह होगा 1/3 गुना 5 दूनी 10 1 11 11/5 या 11/15। तो उसने 11/15 भाग को पढ़ लिया। अब प्रश्न में पूछा गया है कि पढ़ने को शेष बचता है, तो शेष बचने का मतलब है कि अगर किताब एक है और उसमें से उसने 11/15 भाग को पढ़ लिया, तो शेष जो होगा वह हर के में से अंश को हम घटाएंगे 4 और फिर यह हो जाएगा हर हमारा 15, 4/15 और विकल्प नंबर सी हमारा आंसर सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, n के विषम पूर्णांक होने पर निम्नवत संख्याओं में कौन एक सम पूर्णांक है। अब देखिए यहाँ दिया गया कि n के एक विषम पूर्णांक होने पर मतलब कि n का मान जो है वह एक विषम संख्या हो, जैसे 1 3 5 7 9 इनमें से कोई एक हो, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन एक सम संख्या होगा। तो हम अगर बारी बारी सभी में n का मान रख कर देखेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन का मान सम संख्या प्राप्त हो रहा है। तो मान लिया कि हमने यहाँ n बराबर 5 ले लिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 है 3n माइनस 8, तो ये हो जाएगा 3 गुना 5 माइनस 8, तो 15 माइनस 8, ठीक है। इसका मान आ रहा है 7, तो यह एक विषम संख्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है 5n स्क्वायर प्लस 4, तो ये होगा 5 गुना 5 का स्क्वायर प्लस 4, तो ये होगा 5 का स्क्वायर 25, 25 पच्चे 125, 125 में अगर हम 4 को जोड़ते हैं तो ये होता है 129, तो यह भी एक विषम संख्या है, तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ इस ऑप्शन में देखें तो 3n स्क्वायर प्लस 5 बराबर, तो ये होगा 3 गुना n का मान हमने 5 रखा है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 5, तो 5 पचे 25, 25 पचे 25 या 75, 75 में 5 जोड़ेंगे 80 आ रहा है। तो देखिए यहाँ यह एक सम संख्या है, क्यों, क्योंकि इसकी इकाई के स्थान पर 0 है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ समझाने के लिए 5 को उदाहरण में रखा है, ठीक है। आप इसका सबसे छोटा मान रखिए जिससे कि वर्ग करना आसान हो। तो सबसे छोटा मान अगर देखा जाए तो यह 1 है, तो अगर हम यहाँ 1 रखेंगे तो इसका मान हो रहा है -5। अगर हम यहाँ 1 रखते हैं तो 5 3 8, यहाँ 1 रखते हैं तो 5 4 9 और यहाँ 1 रखते हैं तो 4 5 9। देखिए अगर हम देखें तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर सी में ही हमें एक सम संख्या प्राप्त हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, दो प्राकृतिक संख्याएं 6:11 के अनुपात में है, यदि इनका लसअ 462 हो तो इनका मौसअ है। तो देखिए अगर हम मौसअ को x मान लें, मौसअ बराबर x, तो पहली संख्या जो होगा वो होगा 6x और दूसरी संख्या जो होगा वो होगा 11x। अब अगर दो संख्याओं का लसअ और मौसअ दिया गया हो तो उसका सूत्र होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसअ गुना मौसअ, ठीक है। तो यहाँ हमने पहली संख्या को 6x और दूसरी संख्या को 11x माना है, तो लसअ दिया गया है 462 और मौसअ है x, ठीक है। तो हमें x का मान ज्ञात करना है, तो हम यहाँ से दोनों में से किसी एक का x रहने देंगे। तो मान लिया हमने यहाँ x रहने दिया और बाकी पदों को बराबर के उधर लेकर चलेंगे, तो 462 गुना x बटा 6 गुना 11x, ठीक है। हमने 6 का x यही रहने दिया, x से x कट जाएगा। अब 6 से भाग करेंगे, 6 7 42, 4 से बचा फिर 42, 6 7 42, फिर 11 से भाग करेंगे, 11 7 77। तो x का जो मान प्राप्त हुआ वह 7 है और x हमने मौसअ को माना था, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि संख्या 5132 क्वेश्चन मार्क 3 से विभाज्य है तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सबसे बड़ा अंक होगा। देखिए संख्या जो दिया गया है वह 5 1 3 2 4 1 6 क्वेश्चन मार्क दिया गया है, ठीक है। और पूछा गया कि क्वेश्चन मार्क पर कौन से अंक होगा। तो 3 के विभाज्यता का नियम यह है
कि दिए गए संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। तो यहाँ हम अंकों का योग करेंगे तो ये होगा 5, 1 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 4 15, 15 1 16, 16 6 22। यहाँ अंकों का योग जो प्राप्त हो रहा है वो 22 प्राप्त हो रहा है। अब 22 में हम क्या जोड़े कि वह 3 से विभाज्य हो जाए, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर ए है 8। 22 में अगर 8 जोड़ते हैं तो यह होता है 30/3। तो 30 में 3 से भाग लग जाएगा। तो यहाँ हमारा जो क्वेश्चन मार्क पे ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 8, ठीक है। हम अन्य ऑप्शनों को भी चेक कर सकते हैं, जैसे 7, तो 22 7 29 भाग नहीं लगेगा, 22 6 28 फिर भी भाग नहीं लगेगा, और 22 9 31 इस फिर भी भाग नहीं लगेगा। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 48 हो तो उक्त संख्याओं का अनुपात कदापि नहीं होगा। अब देखिए दिया गया कि दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 48 हो तो a प्लस b का जो मान है वह 48 है। अब इनका अनुपात दिया गया और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा अनुपात सही नहीं होगा। तो देखिए अगर 48 को हमें दो भागों में बांटना हो a और b में, तो जब हम इसे बांटेंगे तो जो अनुपात दिया गया है, जैसे अनुपात दिया गया 3:5, तो a का जो हिस्सा होगा, अगर यह a अनुपात b है तो a का हिस्सा होगा a बराबर 3/8 होगा और b का जो मान होगा वह 5/8 होगा, ठीक है। अब देखिए ये 8 आया कहाँ से, तो हम इस अनुपात को जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं। तो यहाँ अनुपातिक योग जो होगा वह 8 होगा, यहाँ भी अनुपातिक योग 8 होगा, यहाँ 7 और यहाँ 12। तो देखिए अगर हम देखें तो 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनसे 48 योग 48 में भाग लगेगा। इसमें 8 से 8 छक 48 और 12 से 12 चौके 48, लेकिन 7 से भाग नहीं लगेगा। तो हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, संख्याओं √2, 4 की घात 1/3, 5 की घात 1/2, 3 की घात 1/6 में सबसे छोटी संख्या है। तो देखिए जब इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे तो सबसे पहले हम इसे घात के रूप में लिखेंगे, तो 2 का घात ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। √2 को हम 1/2 लिख सकते हैं। फिर 4 की घात 1/3 है, 5 की घात 1/4 है और 3 का घात 1/6 है, ठीक है। अब यह जो घात में भिन्न प्राप्त हुआ है, हमें इसका सबके हर को बराबर करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एलसीएम लेंगे, तो 1/2, 1/3, 1/4 और 1/6 में अगर हम हर का एलसीएम लेंगे तो यह हो जाएगा 12। 2 से 12 में भाग करेंगे 6 बार में, अंश में गुना करेंगे होगा 6, 3 से भाग करेंगे 4 बार में, ये होगा 4, 4 से भाग करेंगे 12 में 3 बार में और 6 से भाग करेंगे 2 बार में। तो यहाँ यह हमें 2 की घात 6, 4 की घात 4, 3 की घात 5 की घात 3 और 3 की घात 2 के रूप में हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इन सब की घात को हम 1/12 लिखेंगे, ठीक। तो 1/12 से कोई मतलब नहीं है, हमें इसकी घात को देखना है। तो 2 की घात 6 अगर करेंगे तो ये होगा 64, ठीक है। 4 का घात 4 होगा तो 4 चौके 16, 16 16 है 256। तो 4 की घात 4 का मान होगा 256, 5 की घात 3 का मान होगा 125 और 3 का घात 2 का मान जो होगा वह 9 होगा और इन सब का जो घात होगा वह 1/12 होगा। तो देखिए जो सबसे छोटा आधार होगा वही सबसे छोटा संख्या होगा। तो यहाँ देखिए तो सबसे छोटा 9 है, तो हमारा ऑप्शन होगा 3 की घात 1/6 और विकल्प नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 15 है तो n का मान है। अब देखिए दिया गया कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 15 है, ठीक है। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का जो सूत्र होता है वह होता है n इंटू n प्लस 1/2, यह योग है। अब इसका जब माध्य होगा तो हम संख्याओं को योग को संख्याओं की संख्या से भाग करते हैं। तो माध्य जो होता है वो होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो योग है n इंटू n प्लस 1/2 और जो संख्या है वह है n, क्योंकि हमें अंतिम संख्या नहीं पता है कि n का प्राकृतिक संख्या जो है वह कितनी है। तो इसका जो माध्य है वह 15 है।
अगर हम इसे सॉल्व करें तो इसे लिख सकते हैं n इंटू एन प्लस 1 बटा 2n बराबर 15। ठीक है, अब देखिए n यहाँ गुना में है तो दोनों n कट जाएंगे। अब यह हो जाएगा n प्लस 1 बराबर 15 दूनी 30, या n बराबर 30 माइनस 1 बराबर n बराबर 29। ठीक है, और n जो है वह प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है, और यहाँ पूछा गया कि n का मान है, तो n का मान जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा 29। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि एक वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई बढ़ाई जाती है तो उसका क्षेत्रफल होगा। अब देखिए वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई बढ़ाई जाती है, तो सबसे पहले हम यहाँ वृत्त की परिधि के सूत्र से हम इसकी त्रिज्या को ज्ञात करेंगे। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। ठीक है, एक बार 2 पाई आर का जो मान है वह है 4 पाई, और एक बार 2 पाई आर का जो मान है वह है 8 पाई। ठीक, अब इसे हल करेंगे तो पाई से पाई कट जाएगा, और 2 पाई का मान 2 आर का मान होगा 4, मतलब आर बराबर यहाँ हमें 2 प्राप्त होगा। ठीक है, और यहाँ पाई से पाई कट जाएगा और 2 आर का मान होगा 8, तो यहाँ जो आर का मान प्राप्त होगा वह होगा 4। ठीक, अब देखिए आर जो है वह 2 गुना हो रहा है, तो यदि हम इसका स्क्वायर करें, अब इस क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मतलब आर का स्क्वायर हो रहा है, तो यदि हम यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर जो होगा वह 4 होगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो यह होगा 16। तो अगर हम देखें तो इसका क्षेत्रफल जो है वह 4 गुना बढ़ रहा है, 4 चौके 16, तो 4 गुना बढ़ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, क्षेत्रफल का सूत्र जो पाई आर स्क्वायर होता है तो इसमें भी पाई होगा और इसमें भी पाई होगा, तो इससे कुछ अंतर नहीं है। यहाँ त्रिज्या का स्क्वायर हो रहा है इसलिए यह 4 गुना होगा। अगर त्रिज्या यहाँ 3 होता तो और यह 6 होता, 3 गुना 2 होता, 3 दूनी 6 होता, तो इसका स्क्वायर करते तो 3 तिया 9 होता, और 6 का स्क्वायर करते तो 6 के 36 होता। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी 4 गुना हो रहा है, तो यदि त्रिज्या 2 गुना होगा तो उसके क्षेत्रफल में 4 गुना का प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, √7 प्लस √6 इंटू √7 माइनस √6 प्लस 200 का मान है। तो देखिए यहाँ अगर हम देखें तो √7 प्लस √6 इंटू √7 माइनस √6 प्लस 200 दिया गया है, तो यह a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के सूत्र पर है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो सूत्र होता है वह होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ √7 का स्क्वायर करेंगे तो √7 का स्क्वायर प्लस माइनस √6 का स्क्वायर प्लस 200। तो जब √7 का स्क्वायर करेंगे तो इसका मान 7 होगा, माइनस √6 का स्क्वायर 6 होगा, प्लस 200। अब 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 प्लस 200, तो इसका जो मान होगा वह 201। विकल्प नंबर ए हमारा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि 3 प्लस √7 बाई 3 माइनस 4 √7 इक्वल टू 3 प्लस डी इन √7 है तो c प्लस डी का मान है। अब देखिए यहाँ हमें c प्लस डी का मान पूछा गया है, तो हमें यहाँ 3 प्लस √7 बटा 3 माइनस 4 √7 को इस रूप में लिखना है कि यह c प्लस डी के रूप में हमें प्राप्त हो जाए। तो देखिए जब यहाँ 3 प्लस √7 बटा 3 माइनस 4 √7 को हल करना हो तो हर में एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसका हर का परिमेयीकरण करेंगे, और परिमेयीकरण करने के लिए हमें यहाँ गुना करना होता है। हर में जो संख्या है उसी संख्या से सिर्फ चिन्ह बदलकर बीच में जो यह माइनस है इसे हम बदलेंगे, तो इसे लिखेंगे 3 प्लस 4 √7 बटा 3 प्लस 4 √7। ठीक है, अब 3 का गुना एक बार इन दोनों पदों में होगा और √7 का भी गुना एक बार होगा, तो जब 3 का गुना करेंगे तो यह 3 तिया 9 प्लस फिर 3 का गुना इसमें करेंगे तो 3 चौके 12 √7 प्लस अब 3 का गुना हम यहाँ √7 में करेंगे तो ये होगा 3 √7 प्लस अब 4 √7 का गुना √7 में करेंगे तो यह 4 और √7 का गुना होगा तो यह 7 हो जाएगा, तो 7 चौके 28
बटा, अब देखिए यह a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के सूत्र पर हो गया, तो ये होगा ए स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 9 माइनस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 16 और रूट 7 का स्क्वायर करेंगे 4, रूट 7 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 4 गुना 4 और रूट 7 गुना 7, ठीक है। तो 4 गुना 4 जो होगा वो होगा 16 और रूट 7 दो बार है, रूट के अंदर 2 बार 7 है तो ये एक बार निकल कर आएगा, तो ये होगा 16 सत्ते 112, तो यहाँ होगा 112, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए यह है 9 और 28 को जोड़ेंगे तो ये हो गया 37 प्लस 15 रूट 7 बटा माइनस 103, ठीक है। अब देखिए हमारा आंसर जो प्राप्त हो रहा है वो 37 प्लस 15 रूट 7 बटा माइनस 103 प्राप्त हो रहा है। अब हमें इसे c प्लस डी रूट 7 के रूप में लिखना है, तो हम c को लिख सकते हैं 37 बटा माइनस 103 प्लस d के स्थान पर लिखेंगे 15 बटा 103 रूट 7, ठीक है। अब देखिए यह जो पद है वह हमारा हो गया c और यह जो पद है वह हो गया हमारा d। अब क्वेश्चन में हमें c प्लस डी का मान पूछा गया है, तो ये हो गया 37 बटा 103, तो इसका माइनस 103 है तो अंश में हम माइनस 103 लिख लेंगे, माइनस 15 बटा 103, अब इसे जोड़ेंगे तो ये होगा माइनस 37 माइनस 15 बटा 103 और ये हो जाएगा माइनस 52 बटा 103, ठीक है। और विकल्प नंबर डी हमारा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर है। कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक के, तो कोटि पूरक जो होता है वह 90 डिग्री का होता है। दो कोण होते हैं, x प्लस वाई का जो मान है वह 90 डिग्री होगा, तो ये दोनों कोण एक दूसरे के कोटि पूरक या पूरक कोण कहे जाएंगे। तो देखिए कहा गया कि कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर है, मतलब यहाँ दोनों कोण आपस में बराबर है, तो हम इसे x प्लस एक्स बराबर 90 लिख सकते हैं, 90 डिग्री। तो 2x बराबर 90, तो x का जो मान होगा वो होगा 45 डिग्री, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी संख्या का 16% जब 21 में जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है, संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए दिया गया है संख्या का 16% जब 21 में जोड़ा जाए तो संख्या प्राप्त कीजिए। मान लिया कि संख्या x है और x का 16%, x का 16% यदि 21 में जोड़ा जाता है तो वह संख्या प्राप्त होता है, मतलब x प्राप्त होता है, ठीक है। अब इसे हल करेंगे तो 16% को लिख सकते हैं 16x बटा 100 प्लस 21 बराबर x, तो लिख सकते हैं 21 बराबर 16 x माइनस 16x बटा 100 या 21 बराबर 100x माइनस 16x बटा 100 या अब यह 100 इधर गुना में आ जाएगा तो 21 गुना 100 बराबर 84x, x को हम यही रहने देंगे तो ये हो जाएगा 21 बटा 100, 21 गुना 100 बटा 84 बराबर x। तो 21 से भाग करेंगे 84 में, 21 चौके 84 और 4 से भाग करेंगे 100 में, 25 चौके 100, तो x का जो मान प्राप्त होगा वो होगा 25 और विकल्प नंबर बी हमारा आंसर सही होगा। इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका यह हो सकता है कि संख्या के 16%, संख्या का 16% जब 21 में जोड़ा जाता है, तो देखिए कोई भी संख्या अपने आप की 100% होती है, ठीक है। अब इसमें अगर हम 16% जोड़ते हैं, 16% में जब हम 21 को जोड़ते हैं तो वह 100 हो जाता है, मतलब कि 84% की जो वैल्यू है वह 21 है, ठीक है। तो 84% बराबर 21, तो 100% का मान हो जाएगा 21 बटा 84 गुना 100, 21 चौके 84 और 4 से भाग करेंगे 100 में 25 बार में, तो देखिए दोनों दशाओं में हमें 25 ही आंसर प्राप्त हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 है, राधिका ने 2,50,000 में एक कार खरीदी, अगले वर्ष इसकी कीमत 10% गिर गई तथा पुनः अगले वर्ष इसकी कीमत 12% और गिर गई। इन 2 वर्षों में कार की कीमत में संपूर्ण घटने की प्रतिशत है। अब देखिए पहले वर्ष 10% घटा और दूसरे वर्ष फिर 12% घटा,
तो यह जो प्रश्न है वह क्रमागत प्रतिशत पर है। ठीक है, तो क्रमागत प्रतिशत अगर 2% दिए गए हैं तो इसका सूत्र होता है a प्लस बी प्लस माइनस a इंटू बी बटा 100। ठीक है, अब यहाँ अगर a का देखा जाए तो a का जो मान है वह -10 है और b का जो मान है वह -12 है। तो यहाँ लिखेंगे -10 -12 प्लस माइनस 10 गुना -10 गुना -12 बटा 100। तो देखिए -12 और -10 ये हो जाएगा -22, यह माइनस माइनस कट जाएगा तो यहाँ से हमें प्लस प्राप्त होगा। प्लस 10 में 100 से 0 से 0 कट जाएगा। अब 12 में 10 से भाग करेंगे तो ये होगा 1.2, यह प्लस है यह माइनस है, तो क्रिया होगा घटाने का। 22 में से 1.2 घटाएंगे तो ये होगा 20.8। ठीक है, और चिन्ह जो होगा वह माइनस का होगा। तो जो संपूर्ण घटने की जो प्रतिशत है वह 20.8% है और ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, इस प्रश्न को करने का एक और तरीका यह हो सकता है कि जैसे कहा गया कि 10%, मान लें कोई वस्तु 100% है और पहले साल वह 10% की कमी हो गई, तो जो बचा है वह 90% बचा है। ठीक है, अब 90% में फिर से 12% की कमी हो गई, तो 12 9 108, 10.8% की कमी फिर से हो गई। तो कुल जो कमी हुई वह देखिए 20.8% की कुल कमी हुई। ठीक है, तो आप जैसे उचित लगे आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए है, दुकानदार 5% की छूट देता है और फिर भी 25% लाभ कमाता है, वस्तु की लागत मूल्य है। अब देखिए 500 रुपए अंकित मूल्य है और दुकानदार इसको 5% की छूट देता है, तो जब 5% का छूट दिया तो इसे बेचा कितने पर, तो 95% पर इसने बेचा, तो इसका विक्रय मूल्य जो हो गया वो 95/100 हो गया। फिर कहा गया कि फिर वह 25% लाभ कमाता है। अब इस पर यह 25% का लाभ कमा रहा है और वस्तु का लागत मूल्य पूछा गया है, तो विक्रय मूल्य जो होगा वह 125% होगा और क्रय मूल्य जो होगा वह 100% होगा। तो 100% का 100 से 100 कट जाएगा, 5 से भाग करेंगे 95 में 19 बार में और 5 से भाग करेंगे 125 में 25 बार में। ठीक है, और फिर 25 से 500 में भाग करेंगे 20 बार में, 20 और 19 का गुना करेंगे तो 19 दूनी 38, 380 रुपए होगा। ठीक है, तो इसका जो विक्रय मूल्य होगा, लागत मूल्य होगा वह 380 रुपए होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प x+3 का होल क्यूब माइनस x³ प्लस y³ का गुणनखंड है। तो देखिए x+y का होल क्यूब, तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई। ठीक है, और माइनस x³ प्लस y³ दिया गया है। ठीक है, यह दोनों ब्रैकेट में है, तो जब इसे हम ब्रैकेट से बाहर करेंगे और पहले माइनस लगा हुआ है तो इन दोनों का भी चिन्ह बदल जाएगा और ये होगा x³ माइनस x³ माइनस y³। ठीक है, तो देखिए यहाँ x³ प्लस में है और यहाँ माइनस में, तो ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ y³ प्लस में है और यह माइनस में, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो इसका जो मान प्राप्त होगा वह 3xy इंटू x प्लस वाई के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, अब यहाँ यह हमें गुणनखंड जो पूछा गया तो उसमें से इसका गुणनखंड या तो 3xy होगा या तो x प्लस वाई होगा। अगर हम विकल्प में देखें तो यहाँ हमें 3xy प्राप्त है, तो हमारा ऑप्शन होगा विकल्प नंबर डी, 3xy इसका गुणनखंड है। क्वेश्चन नंबर 28 है, माना दिशाओं को इस प्रकार घुमाया जाए कि जहां दक्षिण पूर्व दिशा है वहां उत्तर दिशा प्रदर्शित की जाए, तब पश्चिम दिशा किधर दर्शाई जाएगी। अब देखिए माना कि दिशाओं को इस प्रकार घुमाया जाए जहां दक्षिण पूर्व दिशा है वहां उत्तर दिशा हो जाए, तो जो दिशा का निर्धारण होता है हम उसे कुछ इस प्रकार करते हैं। ठीक है, मानचित्र में ऊपर का दिशा जो होता है यह होता है उत्तर का और नीचे का जो दिशा होता है वह होता है दक्षिण का। दाएं हाथ पे पूरब और बाएं हाथ पर पश्चिम। ठीक है, यह हमारा होगा उत्तर पूर्व और यह होगा हमारा दक्षिण पूर्व। ठीक है, दक्षिण पूर्व। अब प्रश्न में दिया गया है कि दक्षिण पूर्व दिशा जहां है वहां उत्तर दिशा की जाए। उत्तर दिशा यहां से यह यहाँ पास आ रहा है, मतलब यह जो कोण बनता है ये कोण 45 डिग्री का बनता है। ठीक है, यहाँ दो भाग बन रहे हैं तो यह 90 डिग्री हो गया और फिर यह तीसरा आ रहा है
तो यह 135 डिग्री हो गया। ठीक है, 45 जोड़ते चलेंगे, मतलब यह 135 डिग्री दाएं तरफ मुड़ रहा है। ठीक है, अब पूछा गया है कि वहां उत्तर दिशा प्रदर्शित की जाए तब पश्चिम दिशा किधर दर्शाई जाएगी। तो यहाँ पास उत्तर दिशा आ गया। अब हम यहाँ से 135 डिग्री दाएं अगर चलेंगे तो यह हो गया 45, 90 और यह हो गया 135 डिग्री। तो यहाँ पास जो दिशा है यह उत्तर पूर्व का दिशा है और विकल्प नंबर सी हमारा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, रूट 248 प्लस रूट 52 प्लस रूट 144 का मान है। तो देखिए, जब भी इस तरह के प्रश्न आएंगे तो हम सबसे अंतिम जो रूट है उसके अंदर से सवाल को हल करेंगे। तो देखिए, अगर हम 144 का वर्गमूल ज्ञात करें तो ये हमें 12 प्राप्त होगा। ठीक है, अब 12 और 52 को हम जोड़ेंगे तो ये होगा 64 और 64 का जब वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 8। अब 8 को 248 में जोड़ेंगे तो यह हमें प्राप्त होगा 256 और 256 का अगर हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो यह होगा 16 और विकल्प नंबर सी हमारा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, एन भुजा वाले बहुभुज के किसी शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या के लिए व्यंजक है। अब देखिए, दिया गया है कि एन भुजा वाले बहुभुज के किसी शीर्ष से, जैसे मान लिया कि यह एक त्रिभुज है। ठीक है, तो इसके शीर्ष से, यहाँ पास इस शीर्ष से हम कितने विकर्ण को खींच सकते हैं। तो देखिए, विकर्ण जो होता है वह आमने सामने के शीर्ष को मिलाने से प्राप्त होता है। जैसे यह चतुर्भुज है तो यहाँ पास यह शीर्ष ए है, यह बी है, यह सी है और यह डी है। तो हम ए से शीर्ष सी को मिलाते हुए जो रेखा खींचेंगे वह इसका विकर्ण होगा। ठीक है, तो यह सम्मुख शीर्ष है इसका, और बी जो है और डी है यह आसन है। तो जब हम विकर्ण को खींचते हैं तो आसन शीर्ष को नहीं मिलाते हैं, हम सम्मुख शीर्ष को मिलाते हैं। तो यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ हम इसके दोनों जो बी और सी जो है यह दोनों आसन है या संलग्न शीर्ष है। ठीक है, तो हम इस पे विकर्ण नहीं खींच सकते। तो यहाँ जो आंसर होगा वह n-3 होगा। ठीक है, और विकल्प नंबर डी हमारा आंसर सही होगा। अगर यही पूछता कि n बहुभुज वाले में कुल कितने शीर्ष हो सकते हैं तो इसके लिए जो हम सूत्र का प्रयोग करते हैं वह होता है n इंटू n-3/2। ठीक है, जैसे अगर हमने चतुर्भुज में देखा जाए तो 4 भुजा है तो 4 इंटू 4-3/2, तो यह होगा 4 गुना 1/2, 2 से 2 4 कट जाएगा 2 बार में। तो देखिए, चतुर्भुज में हम 2 विकर्ण की रचना कर सकते हैं और त्रिभुज में हम एक भी विकर्ण की रचना नहीं कर सकते, क्योंकि 3 हमने माना है तो 3-3/2। तो देखिए, यह हो जाएगा 3 गुना 0/2 मतलब 0। तो त्रिभुज में एक भी विकर्ण की रचना नहीं की जा सकती है, चतुर्भुज में 2 की जा सकती है। पंचभुज में ज्ञात करना होगा तो n का मान होगा 5, 5 में से 3 को माइनस करेंगे होगा 2/2, तो 2 से 2 कट जाएगा और हमें 5 विकर्ण प्राप्त होंगे। इस प्रश्न में पूछा गया है किसी शीर्ष से, मतलब एक ही शीर्ष से कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, तो उसका आंसर है n-3। अब चतुर्भुज है तो एक शीर्ष से हम एक विकर्ण खींच पा रहे हैं। अगर पंचभुज होता तो देखिए 5 भुजाओं वाला अगर कोई बहुभुज होगा तो इसके एक शीर्ष है, जैसे मान लिया कि यह शीर्ष ए है, यह बी है, यह सी है, यह डी है और यह ई है, तो हम ए से कितने विकर्ण खींच सकते हैं। तो इसके सम्मुख आसन या संलग्न के साथ हम नहीं कर सकते, बी और ई के साथ नहीं कर सकते। तो हम या तो शीर्ष सी को मिलाकर एक विकर्ण खींचेंगे या तो शीर्ष डी को मिलाकर एक विकर्ण खींचेंगे। तो यहाँ 2 प्राप्त हो रहे हैं। तो देखिए, n-3 अगर किया जाए तो यह 5-3 बराबर 2 प्राप्त हो रहा है, तो 2 विकर्ण यहाँ बन रहे हैं। ठीक है, कुल विकर्ण पूछा जाएगा तो हम यहाँ 5 विकर्ण की रचना कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ 2013 में पूछे गए सभी प्रश्नों को हमने हल कर लिया। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे लिए कोई सुझाव हो तो उसे भी जरूर। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।